दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम आपके लिए लाए हैं कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग पोएट्री सेक्शन से एक एक चैप्टर को लेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम जो सवाल ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। दोस्तों इस चैप्टर के जो रचनाकार हैं वो है आपके जॉन डॉन। जॉन डॉन। दोस्तों जॉन डॉन का जन्म 1572 में हुआ था, याद रखिएगा 1572 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1631 में। दोस्तों ये जो कवि है यह एक मेटाफिजिकल पोएट है। मेटाफिजिकल पोएट। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है, सारे ऑब्जेक्टिव हम आपके लिए क्लियर कर देंगे। यह एक मेटाफिजिकल पोएट है। इन्हें हम पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट या फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएम के रूप में जानते हैं। पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री या फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री के रूप में जानते हैं। तो ये मेटाफिजिकल पोएट्री के फादर इनको माना जाता है। दोस्तों इससे अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए उसको याद रखेंगे। ये जो कवि है ये कवि जो है इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड के हैं। यह अपनी पत्नी के लिए एनी मोर के लिए सैड है। एक सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में कि वो क्या थे, अपनी पत्नी के लिए क्या थे, सैड थे, उदास थे, क्योंकि उनको एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जाना होता है। कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे, महाद्वीपीय यात्रा पे जाना होता है। देश का नाम है दोस्तों जर्मनी। यूरोप में कहाँ जाना होता है दोस्तों? जर्मनी में जाना होता है। इसमें जो जॉन डन की तुलना किससे करते हैं? सन से करते हैं, सन से। सूर्य भी एक यात्रा पे जाता है, कभी भी एक यात्रा पे जाते हैं। दोस्तों 42 वर्ष के उम्र में जॉन डन बन जाते हैं प्रीचर, एक उपदेशक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं दोस्तों? एक प्रीचर बन जाते हैं, एक उपदेशक बन जाते हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सवाल थे। अगला चैप्टर जो है आपका वो चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। दोस्तों इसके जो रचनाकार हैं वो है आपके वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन। आप याद रखिएगा चैप्टर का नाम और राइटर का नाम आपको यॉस से ही याद होना चाहिए, वाल्ट विटमैन। दोस्तों वाल्ट विटमैन जो है एक पीपुल्स पोएट है। कैसे पोएट है दोस्तों? पीपुल्स पोएट है, पीपुल्स पोएट। दोस्तों याद रखिएगा इनकी हम नेशनलिटी की बात करें तो यह एक अमेरिकन पोएट है। कैसे पोएट है दोस्तों? अमेरिकन पोएट। नेशनलिटी की बात करेंगे तो ये अमेरिकन पोएट है। और दोस्तों इनको अवार्ड कौन सा मिला था? अवार्ड इनको मिला था वाल्ट विटमैन को। अवार्ड नहीं, इनकी रचना की बात करें तो लिप्स ऑफ ग्रास, वर्क्स से होता है दोस्तों रचना। इनको कोई अवार्ड नहीं मिला था। इनकी रचना याद रखिएगा लिप्स ऑफ ग्रास। एंड दूसरी इनकी रचना है ड्रम टैप्स। इनकी दो रचना याद रखिएगा, लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स। ये अमेरिकन पोएट हैं, याद रखिएगा। इन्हें हम पीपुल्स पोएट के रूप में भी जानते हैं। और वाल्ट विटमैन जो है ये इंग्लैंड के हैं और इनकी पोएम पढ़ना है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस कविता का जो थीम है दोस्तों ब्रदरहुड है, भाईचारा है। ब्रदरहुड, भाईचारा है। ठीक है दोस्तों। पोएम शुरू होता है कि I celebrate myself and sing myself. What I assume, you shall assume. For every atom belonging to me, as would belongs to you. इसमें दोस्तों एक दो लाइन आपको लिए और भी याद रखिएगा। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एज एवरी हैजार्ड नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें जॉन डॉन की, जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के रचनाकार हैं। दोस्तों वे जो थे मेटाफिजिकल पोएट थे, लेकिन उसके अलावा ये सॉन्ग एंड सोनेट्स के लिए भी जाने जाते हैं। एलगीज सटायर सरमन्स के लिए भी दोस्तों उनको जाना जाता है। काफी फेमस पोएट थे वो।
मेटाफिजिकल पोएट है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, एलिजाबेथन राइटर है। दोस्तों अगला जो चैप्टर है आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। दोस्तों इसके जो रचनाकार है W.H. ऑडेन, विस्टन ह्यू ऑडेन। दोस्तों W.H. ऑडेन को एक अवार्ड मिला था जिसका नाम है पुलित्जर प्राइज मिला था दोस्तों 1948 में। याद रखिएगा 1948 में इनको मिला था पुलित्जर प्राइज। इनकी एक रचना थी द एज ऑफ एनेक्जाइटी, द एज ऑफ एनेक्जाइटी। दोस्तों याद रखिएगा W.H. ऑडेन 1939 में इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका चले गए थे। 1939 में वो कहाँ चले गए थे? अमेरिका में चले गए थे। दोस्तों याद रखिएगा अमेरिका में वो चले गए थे 1939 में इंग्लैंड छोड़कर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो पोएम है आपका एन इपिटाफ। बिल्कुल हम सिंपल क्वेश्चंस ले रहे हैं जो बोर्ड में आने वाले हैं, ये बस डिस्कशन के लिए है। दोस्तों एन इपिटाफ के रचनाकार कौन है? तो ये है आपके वाल्टर डेला मेयर। दोस्तों ये जो वीडियो है बस एक रिवाइज के लिए है, डिस्कशन के लिए। कोई भी नया चीज इसमें आपको अब नहीं पढ़ना, आपके पास टाइम नहीं है नया चीज पढ़ने के लिए। दोस्तों इनके बारे में इनका जन्म भी पूछा जा चुका है। 1873 में इनका जन्म हुआ था कार्लटन इन कैंट इंग्लैंड में, और 1956 में इनकी परहैप्स मृत्यु हुई थी। दोस्तों ये जो है ना एक चिल्ड्रंस पोएट है, याद रखिएगा वाल्टर डेला मेयर एक चिल्ड्रंस पोएट है, चिल्ड्रंस पोएट। दोस्तों वाल्टर डेला मेयर की जो नेशनैलिटी है इंग्लैंड है, याद रखिएगा इंग्लैंड। दोस्तों इनको अवार्ड मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट। दोस्तों 1953 में इनको मिला था क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा। दोस्तों एक सवाल काफी इंपॉर्टेंट है जो छूटा है, इपिटाफ क्या होता है? इट इज अ टॉम वेयर द डेड बॉडी इज बरीड एंड समथिंग इज रिटेन ऑन ऑफ हर या हिज मेमोरी। दोस्तों एक टॉम होता है जहाँ पे किसी भी मृतक को दफना कर वहां पे कुछ बनाकर शिलालेख और उस पे मृतक के याद में कुछ लिखा जाता है। दोस्तों इस कविता की लाइन करें तो कविता का लाइन बहुत ही कम है। हियर लाइज अ मस्ट ब्यूटीफुल लेडी लाइट अप स्टेप एंड हॉट वाज सी, आई थिंक यू आर द मस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री बट ब्यूटी वेनिसेस एंड ब्यूटी पासेस, हु विल रिमेंबर व्हेन आई क्रम्बल। ये इंपॉर्टेंट लाइंस है। दोस्तों इसके बाद बात करें हम कविता की तो यहाँ पे आ जाएगा अब आपका द सोल्जर। द सोल्जर के रचनाकार है दोस्तों रूपर्ट ब्रुक, रूपर्ट ब्रुक। दोस्तों इंटरेस्टिंग सवाल है, इनकी मृत्यु प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेप्टिकेमिया से हो गई थी। सेप्टिकेमिया से हुई थी, याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में सेप्टिकेमिया से हुई थी। दोस्तों यह एक वार पोएट है, ये पूछा जा चुका है, वार पोएट या पैट्रियोटिक पोएट भी बोल सकते हैं, पैट्रियोटिक पोएट भी बोल सकते हैं इनको, वार पोएट पैट्रियोटिक पोएट। दोस्तों जो सोलर आपका कविता है यह एक सोनेट है, याद रखिएगा यह एक सोनेट है, यह एक सोनेट है। दोस्तों जो सोनेट होता है याद रखेंगे, सोनेट दोस्तों जो होता है आपका 14 लाइंस का होता है। कितने लाइंस का होता है दोस्तों? 14 लाइंस का होता है। सोनेट भी एक प्रकार का कविता है। ये सवाल आपके परीक्षा में दोस्तों आया हुआ है। दोस्तों दो तीन तरह से सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है कि 14 लाइन के कविता को क्या बोलते हैं, 14 लाइंस के कविता को क्या बोलते हैं? तो सोनेट। सोनेट कितने लाइन का होता है? तो 14 लाइन का होता है। आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों अगला जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा
अगला जो चैप्टर हम लोग ले रहे हैं ओड टू ऑटम। क्विक रिवीजन का पर्पस है दोस्तों। ओड टू ऑटम दोस्तों, ओड टू ऑटम के रचनाकार हैं आपके जॉन किट्स। जॉन किट्स दोस्तों, जॉन किट्स का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1795 में हुआ था, मून्सफील्ड में हुआ था। और 1821 में इनकी मृत्यु हो जाती है एट द एज ऑफ 26। दोस्तों इनकी जो मृत्यु होती है ट्यूबरक्लोसिस से होती है, टीबी से। याद रखिएगा, इनकी जो मृत्यु होती है ट्यूबरक्लोसिस से होती है। दोस्तों जॉन किट्स की बात करें तो इनकी पॉपुलैरिटी जो है ना दोस्तों, यह एक रोमांटिक पोएट के रूप में है। रोमांटिक पोएट दोस्तों, इनका जो रोमांस है वह नेचर से है, रोमांटिक पोएट के रूप में है। दोस्तों इनकी नेशनैलिटी की बात करें तो इनकी नेशनैलिटी आपकी इंग्लैंड है। याद रखिए कहाँ है दोस्तों इनकी नेशनैलिटी, मतलब ये किस देश के हैं, तो इंग्लैंड के हैं। और इंग्लैंड के यह रोमांटिक पोएट है। दोस्तों इनकी एक पोएम है इंडोमियन, जिसकी प्रशंसा वर्ड्सवर्थ किए थे। वर्ड्सवर्थ पूरा नाम इनका है दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ। तो दोस्तों जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो आपके फादर ऑफ रोमांटिक पोएट्री माने जाते हैं, फादर ऑफ रोमांटिक पोएट्री। तो दोस्तों रोमांटिक पोएट्री के फादर है। लेकिन याद रखिएगा जो आपके विलियम वर्ड्सवर्थ है वह खुद एक नेचर्स पोएट है। क्या है दोस्तों, एक नेचर्स पोएट है। याद रखिएगा प्राकृतिक कवि हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, प्राकृतिक कवि हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन किट्स में समानता क्या है कि विलियम वर्ड्सवर्थ इनकी एक कविता है इंडोमियन, उनकी प्रशंसा करते हैं। इंडोमियन के रचनाकार जॉन किट्स है जो एक फेमस रोमांटिक पोएट है। लेकिन फादर ऑफ रोमांटिक पोएट्री या फादर ऑफ रिवाइवल ऑफ रोमांटिक पोएट्री तो दोस्तों हो जाएंगे आपके विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों इसके अलावा अगर पूछा जाए कि जॉन किट्स किसकी कविताओं को पढ़कर कवि बनने के बारे में सोचते हैं, तो एडमंड स्पेंसन की एक रचना है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन जिसको पढ़ने के बाद दोस्तों इनके अंदर कवि बनने की भावना जागृत हो जाती है। और तब यह पहला पोएम लिखते हैं लाइन्स इन द इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। दोस्तों इनकी एक दो और रचना आप याद रखिएगा जो पूछा गया था पिछले वर्ष एग्जाम में, हाइपर्सन एंड लामिया। तो हाइपर्सन एंड लामिया पिछले वर्ष एग्जाम में आया था दोस्तों, याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु ट्यूबरकुलोसिस से हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। और इनका जो पोएम पढ़ना है ओड टू ऑटम। दोस्तों यहाँ पे ना ऑटम ऋतु की बात की गई है, और ऑटम का जो अंतरंग मित्र होता है वह होता है आपका सन, सूर्य। दोस्तों अगला जो पोएम हम लोग लेंगे वह पोएम है आपका फायरहाइम। फायरहाइम अग्नि वंदना। इसके जो दोस्तों रचनाकार हैं वो है आपके केकी एन दारूवाला। दोस्तों ये एक पारसी हैं, धर्म से बाय रिलीजन ही वाज अ पारसी या जेरोस्ट्रियन भी बोल सकते हैं, पारसी बोल सकते हैं, इंडियन एंड फॉर्मर आईपीएस थे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें एक वर्ड आता है टावर ऑफ साइलेंस, TOWER, टावर ऑफ साइलेंस। दोस्तों ये जो है एक प्रकार का स्थान होता है, इट इज अ प्लेस वेयर द डेड बॉडी ऑफ अ पारसी इज ओनली केप्ट आफ्टर हिज डेथ। उसके मृत्यु के बाद मृतक के शरीर को वहां पे रख दिया जाता है केवल। यह एक स्थान होता है, जनरली इट इज फार फ्रॉम द विलेज। सामान्यतः यह गांव से दोस्तों दूर होता है। और इस पोएम में जो इसकी दूरी दिखाई गई है 1000 किलोमीटर दिखाया गया है, जिसके कारण कवि को लगभग 20 वर्षों पहले अपने प्रथम जन्मे पुत्र को
अग्नि के हवाले करना पड़ता है। वहीं पे एक कविता लिखा जाता है। मॉर्निंग का समय होता है जब वे लोग घाट पर अपने पिताजी के साथ टहलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे दोस्तों हम लोग चर्चा करें। अगला जो चैप्टर ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्नेक। दोस्तों स्नेक काफी लंबा चैप्टर है, लेकिन एक दो पॉइंट आप याद रखिएगा। स्नेक के रचनाकार हैं डीएच लॉरेंस। दोस्तों डीएच लॉरेंस स्नेक के रचनाकार है। इसमें एक कैरब ट्री की चर्चा है। कैरब ट्री जिसके नीचे सांप आता है। वाटर ट्रफ पे दोस्तों याद रखिए, इसे लाइन आपका मिल जाएगा। वाटर ट्रफ पे, नदहा पे पानी पीने के लिए आता है। कभी उस सांप को एज अ गेस्ट के रूप में देखता है, अतिथि के रूप में देखता है। और कभी के तरफ जो सांप है ना वो भेगुअली देखता है, अस्पष्ट रूप से देखता है सांप कभी के तरफ भेगुअली। कभी उसको मारना नहीं चाहते हैं, फिर भी अनजाने में ही उसको उनका डंडा कन्वर्स हो जाता है, जाके टकरा जाता है। दोस्तों सिसली में वह सांप है, याद रखिएगा। और स्नेक के रचनाकार है डीएच लॉरेंस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर लेते हैं वो है आपका माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस के दोस्तों जो रचनाकार है वो है आपकी कमला दास। कमला दास और सी इज अन इंडियन पोएटेस। यह एक भारतीय कवित्री है जो इंग्लिश और मलयालम में लिखती थी। मलयालम में लिखती थी, दो भाषाओं में। और दोस्तों इसमें ये अपने दादी की प्रेम की बात करते हैं और कहती हैं कि जब मेरी दादी मर जाती है तो पूरा घर ना सन्नाटा में बदल जाता है। और हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पीप थ्रू द ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो। ब्लाइंड आइज ऑफ, याद रखिएगा, ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो एंड जस्ट लिसन द फ्रोजन एयर। फ्रोजन याद रखिए, कैसी एयर? फ्रोजन, जमी हुई फ्रोजन एयर। जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। ठीक है दोस्तों, फ्रोजन एयर। चलिए दोस्तों, अब हम लेंगे कुछ प्रोज सेक्शन के सवाल, जो बस पर्पस है आपको सारे चैप्टर का एक बार डिस्कशन करा देना, रिव्यू करा देना। ज्यादा भारी सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा दोस्तों, आपको रिकॉल करना है। सबसे बड़ी बात, आपको कंफ्यूज नहीं होना है वीडियो देखकर, इसलिए सिंपल सवालों को डिस्कशन कराएं जो आपके एग्जाम में आएंगे। दोस्तों अगला सवाल है कि भारत इज माई होम के रचनाकार कौन है? भारत इज माई होम के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसके जो रचनाकार हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जिनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, याद रखिएगा, हैदराबाद में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन है जिनका जन्म दोस्तों हुआ था आपका हैदराबाद में। और यह एक स्पीच है, जो भारत इज माई होम जो दोस्तों लिखा गया है, यह एक आपका स्पीच है, स्पीच। और इसको कब दिया गया था दोस्तों? 1967 में दिया गया था, when he was taking the oath as the थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब वह भारत के तृतीय राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे 1963 में, तभी इस भाषण को दिया गया था। उसी का एक उद्धरण है, एक स्ट्रेक्ट है आपका भारत इज माई होम। तो दोस्तों भारत इज माई होम क्या है? एक स्पीच है और इसको डॉक्टर जाकिर हुसैन दिए थे 1967 में। और इसके पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन डॉक्टर जाकिर हुसैन के क्या थे? रोल मॉडल थे। ठीक है दोस्तों, इतना ही याद रखिए। इस चैप्टर में आप पहले से पढ़े हैं, बस जो इम्पोर्टेंट चीज है वही आपसे डिस्कस किया जा रहा है, यही सवाल रहेंगे।
क्योंकि आपको तो 100 में से 50 क्वेश्चन को दोस्तों चुनना है, तो बस घबराना नहीं है। जो सिंपल सवाल है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगला सवाल है कि भारत इज माई होम के रचनाकार कौन है? सॉरी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के रचनाकार कौन है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके महात्मा गांधी। इन्हें हम फादर ऑफ नेशन या बापू के रूप में जानते हैं दोस्तों। इन्होंने भारतीय सभ्यता की पश्चिमी सभ्यता से तुलना किए हैं। लेकिन याद रखिएगा, महात्मा गांधी पश्चिमी सभ्यता के हेटर नहीं है, नफरत करने वाले नहीं है। हाँ, लेकिन वो बताते हैं कि जो पश्चिम के लोगों का स्थिति न है वो बहुत ही दयनीय है, क्योंकि वे लोग रोम, याद रखिएगा, रोम और ग्रीक, रोम और ग्रीस के लोगों के रचनाओं से वे लोग अपने दर्शन को विकसित किए हैं, अर्थात रोम और ग्रीस की रचनाओं को वे लोग पढ़ते हैं। परंतु रोम और जो ग्रीस है ना, यह आज अपने गौरव में नहीं, इनकी गौरव नष्ट हो गई, इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। वहां पे आधुनिक सभ्यता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी कंडीशन में अप्लाई नहीं हो पाएगा। उन्होंने गांव के जीवन को ज्यादा प्रीफर किया है शहरी जीवन के तुलना में, क्योंकि उनके अनुसार दोस्तों शहरों में गैंग ऑफ रॉबर्स प्रोस्टिट्यूशंस होते हैं, वहां पे गरीबों को अमीरों के द्वारा लूटा जाता है। दोस्तों इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो एक चैप्टर है आपका, यह एक एसे है, याद रखिए क्या है दोस्तों, यह एक एसे है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, अब पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ। दोस्तों इसके जो रचनाकार है मनोहर मालगांवकर है। मनोहर माल मनोहर मालगांवकर है, जो भारतीय पोएट हैं, नोवेलिस्ट भी है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। ये जो अब पिंच ऑफ स्नफ है दोस्तों, एक ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी है, एक ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी है जिसमें नानू काका के बारे में बताया गया है। नानू काका, दोस्तों नानू काका है जो दिल्ली आते हैं आपके राइटर मनोहर मालगांवकर के पास, जहां उनकी माँ भी होती है। तो माँ के भाई होते हैं मनोहर नानू काका। मनोहर मालगांवकर के माँ के क्या होते हैं, भाई होते हैं। इस प्रकार मनोहर मालगांवकर नानू काका के क्या हुए, नेफ्यू हुए, भांजा हुए। दोस्तों जब नानू काका आते हैं दिल्ली, तो मनोहर मालगांवकर जो एक अंडर सेक्रेटरी होते हैं, जो प्रोबेशन पे होते हैं, 2 से 3 दिनों की छुट्टी लेते हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वे लोग 2 मंत्री से मिलते हैं, 2 मंत्री से, एक सोहन लाल रतिराम से जो दिल्ली में पार्टी का बॉस होता है, और दूसरा जो मंत्री होता है वो वेलफेयर मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, दोनों ही उनका मीटिंग सफल होता है और वे वापस चले जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब वो आए थे तो अपने पास एक कीटन भी लाए थे बास्केट में, जो फ्री में यात्रा की थी। नानू काका के पास 3rd क्लास का टिकट था, लेकिन इतने वो तेज थे कि 2nd क्लास से आए थे। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने 1000 रुपये का चेक काट कर धोबी को दिया था, ये भी याद रखिएगा, जो सवाल पिछले साल आया था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अगला जो चैप्टर है वो है आपका आई हैव अ ड्रीम। कौन चैप्टर, क्या नाम है दोस्तों? आई हैव अ ड्रीम। दोस्तों आई हैव अ ड्रीम के जो रचनाकार है वो है आपके मार्टिन लूथर किंग जूनियर। दोस्तों मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक स्पीकर है। क्या है दोस्तों? स्पीकर। इन्हें हम ओरेटर भी कह सकते हैं, वक्ता। दोस्तों अपने समय के एक महान वक्ता थे। इन्होंने ये भाषण दिया था, आई हैव ड्रीम। ये एक भाषण है इनका, एक स्पीच है
क्या है दोस्तों, स्पीच है जो दिए थे लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन डीसी 1963 में दिए थे 28 अगस्त। ये डेट याद रखिएगा, 28 अगस्त 1963 में दिए थे। इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों इनको 1964 में फॉर हिज एफर्ट टू स्टॉप द सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंट वेज, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों 1964 में। लेकिन दुर्भाग्य से इनकी जो मृत्यु होती है दोस्तों 1968 में एसासिनेट कर दिया जाता है, राजनीतिक कारणों से इनकी दोस्तों हत्या हो जाती है। दोस्तों ये अल्बामा एक शहर है, अल्बामा, जिसको एक डेवलप स्टेट के रूप में देखना चाहते हैं। अल्बामा शहर को याद रखिएगा, एक डेवलप स्टेट के रूप में देखना चाहते हैं। दोस्तों जिस जाति की ये बात करते हैं, जिस कास्ट नहीं बोलेंगे, जो नस्ल की बात करते हैं वो होता है आपका नीग्रो कम्युनिटी है, नीग्रो कम्युनिटी की बात करते हैं, नीग्रो। दोस्तों इनकी 4 लड़के होते हैं, याद रखिएगा। और ये भाषण देते हैं लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए, जो अधिकार नहीं मिला था इन लोगों को वोट देने का, उसको दिलाना चाहते हैं। और इस चैप्टर में ये भी दिखाते हैं कि ये जो ना व्हाइट लोगों से अर्थात गोरे लोगों से नफरत नहीं करते हैं, और वे गांधी जी के तरह सत्याग्रह करने का लोगों से आग्रह करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके जीवन पे महात्मा गांधी का काफी प्रभाव था, अर्थात महात्मा गांधी से मार्टिन लूथर किंग जूनियर प्रभावित थे। तो चलिए दोस्तों अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर आपका है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट दोस्तों इसके जो रचनाकार है सीगा नोवेया है, याद रखिएगा। इसके जो रचनाकार है सीगा नोवेया, जो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है जापान के। द आर्टिस्ट का जो करेक्टर है सीबे है, सीबे सीबे, याद रखिएगा। सीबे का जो हॉबी होता है वह गॉड्स को एकत्रित करने का होता है, इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड्स को एकत्रित करता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम कहे अ मैरिज प्रपोजल। दोस्तों अ मैरिज प्रपोजल का जो रचनाकार है एंटन चेखोव, जो रशिया के हैं। और इसमें 3 कैरेक्टर है आपका लेमोव, नटालिया, शुबोको, ठीक है दोस्तों, लेमोव, नटालिया, शुबोको। इसी प्रकार आपका एक और चैप्टर है द अर्थ। द अर्थ द अर्थ के रचनाकार हैं एची बेट्स। कौन रचनाकार है दोस्तों द अर्थ के? द अर्थ के रचनाकार है आपके एची बेट्स। तो द अर्थ के रचनाकार है एची बेट्स। और द अर्थ का जो कैरेक्टर है जॉनसन है, जॉनसन, बेंजी और फ्लोरेंस, ठीक है दोस्तों। ये 3 कैरेक्टर हैं द अर्थ की। दोस्तों अगला सवाल है कि अ चाइल्ड इज बॉर्न के रचनाकार कौन है? तो जर्मन ग्रीर। जर्मन ग्रीर कहाँ की है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ चीजों को रिवाइज करने में मदद मिला होगा। आप सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। कल आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करें, मेरी ऐसी शुभकामना है। Thank you for watching this video. Once more, best of luck. Go and do better. Thank you for watching this video.